सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम सौर खगोल विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सूर्य और हमारा सौर मंडल पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये विषय सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? और आपके विकल्प हैं सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका सही उत्तर है सूर्य। सूर्य? जी, देखिए, प्राचीन भारतीय ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों में गिना जाता था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं। बाकी जो विकल्प हैं, मंगल, शुक्र और शनि, वे सभी ग्रह हैं। गठन में सहायक गैस कौन सी है? विकल्प हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। इसका उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, सूर्य असल में एक बहुत बड़ा एक गैसीय गोला है और इसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अच्छा। और इसी प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही जिम्मेदार हैं। हाइड्रोजन ईंधन का काम करती है और हीलियम में बदलती रहती है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। जी बिल्कुल, फोटोस्फेयर। ये सूर्य की वो सतह है जो हमें असल में दिखाई देती है और जिससे सारा प्रकाश निकलता है। अच्छा। बाकी जो विकल्प हैं जैसे समताप मंडल या स्थल मंडल, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल या उसकी सतह से संबंधित है, सूर्य से नहीं। समझ गया। तो अगर मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? और विकल्प हैं अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, समताप मंडल। तो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की जो परत है उसे कहते हैं वर्ण मंडल। वर्ण मंडल। जी, क्रोमोस्फेयर। ये प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत होती है और ये सूर्य के वायुमंडल का ही एक हिस्सा है। दिलचस्प। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हम रोज देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? विकल्प है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, या इनमें से सभी। इसका कारण बहुत सीधा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अच्छा, तो इसका कारण सूर्य नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। बिल्कुल, पृथ्वी की इसी घूर्णन दिशा यानी रोटेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य और दूसरे खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही मजेदार सवाल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? विकल्प है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। ये घटना 21 जून को दिखाई देती है। 21 जून? जी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ग्रीष्म संक्रांति होती है। इसे समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। हाँ। इस दिन आर्कटिक वृत्त के जो क्षेत्र हैं जैसे नॉर्वे, वहां सूर्य 24 घंटे तक क्षितिज से ऊपर ही रहता है, मतलब डूबता ही नहीं है। वाह। चलिए अब ग्रहों की कक्षा से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? विकल्प ये रहे उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। जब ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अपसौर यानी एपहीलियन। जी, एपीहीलियन। ये वो बिंदु है जब ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है। इसमें जो दूसरे विकल्प हैं अपोजी और पेरिजी, ये शब्द असल में चंद्रमा और पृथ्वी के संदर्भ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो फिर इसका उल्टा भी पूछा जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विकल्प वही है उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। इसे उपसौर कहते हैं। उपसौर। हाँ, पेरिहीलियन ये अपसौर के ठीक विपरीत स्थिति है, मतलब इसमें ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है। बहुत स्पष्ट। अब दूरियों की बात हो रही है तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? विकल्प है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, या प्लूटो तथा सूर्य। ये दूरी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की है। अच्छा, हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी? जी,
खगोलीय एकक, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU भी कहते हैं, वो सौर मंडल के अंदर दूरियों को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इससे बड़ी बड़ी दूरियों को बताना आसान हो जाता है। सही बात है। अच्छा, हमने नौवे की बात की थी, उसी से जुड़ा सवाल है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? विकल्प हैं सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका सही अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, जैसा हमने पहले भी बात की थी। हाँ बिल्कुल, ये एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के महीनों में ध्रुवीय क्षेत्रों मतलब पोलर रीजन्स में होती है, जहां सूर्य आधी रात को भी दिखाई देता है। और ये होता कहाँ है? अगला सवाल यही है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में या जापान से पूर्व के क्षेत्र में? जैसा कि हमने अभी समझा, ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में, जी, जैसा पिछले प्रश्न में भी बताया गया था, ये घटना पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक में होती है। चलिए अब वापस सूर्य पर आते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? विकल्प है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसकी सही व्याख्या ये है कि धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। असमर्थ क्यों हैं? मतलब ये धब्बे असल में अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए वे कम चमकीले या कहें कि काले दिखाई देते हैं। असल में ये तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्र होते हैं। अच्छा, अब सूर्य की बनावट पर एक और सवाल। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? और विकल्प हैं 71%, 61%, 75%, 54%। ये लगभग 71% है। 71%? जी, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन ही है और यही इसके ईंधन का, इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल है लेकिन जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य? इनमें से सूर्य एक तारा है। हाँ, ये तो हमने शुरू में स्पष्ट कर दिया था। जी, तारे वो खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है और शुक्र और पृथ्वी ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, मतलब सूर्य की सतह पर? विकल्प हैं 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस? हाँ, और ये सिर्फ सूर्य की सतह यानी प्रकाश मंडल का तापमान है। सूर्य के केंद्र का तापमान तो इससे कहीं ज्यादा, लाखों डिग्री सेल्सियस में होता है। अविश्वसनीय है। अच्छा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑक्सीजन? दूसरा प्रमुख तत्व है हीलियम। हीलियम? जी, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही सबसे ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, एक और बहुत ही सामान्य ज्ञान का प्रश्न। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4, 10? यह लगभग 8.3 मिनट का समय लेता है। 8.3 मिनट? जी, यह समय प्रकाश की गति और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उस पर आधारित है। चलिए अब सूर्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल? सबसे निकट बुध ग्रह है। मर्क्यूरी? हाँ, मर्क्यूरी। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे करीब होने की वजह से इसकी परिक्रमा अवधि भी सबसे कम है। और वो कितनी है? अगला सवाल यही है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 300, 56, 36, 88? सही संख्या है 88। सिर्फ 88 दिन? जी, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 88 पृथ्वी दिनों में पूरी कर लेता है, तो बस यही उसका एक साल होता है। बहुत तेज। आज का आखिरी सवाल, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध,
बृहस्पति, शनि। ये बुध ग्रह में होती हैं, बुध में ऐसा क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही पृथ्वी की कक्षा के अंदर स्थित है। इसलिए जब हम उन्हें पृथ्वी से देखते हैं तो वो हमें चंद्रमा की तरह ही अलग अलग कलाओं मतलब फेजेस से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। बहुत दिलचस्प। तो आज हमने सूर्य और हमारे सौर मंडल से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखे। जी, हमने सूर्य की बनावट से लेकर ग्रहों की गतियों तक काफी कुछ कवर किया। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बिल्कुल। अब एक प्रश्न आपके लिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इतना कम कि अगर उसे पानी पर रखा जा सके तो वो तैर सकता है। वाह, ये तो बहुत मजेदार सवाल है। इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।